सभी प्रतिभागियों को नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और एनडीडीबी के प्रशिक्षण विभाग से आपसे बात कर रहा हूं और आप सभी प्रतिभागियों का इस एनडीडीबी संवाद श्रृंखला के इस एपिसोड में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह है लंपी स्किन डिजीज अथवा लंपी त्वचा रोग। उसके क्या क्या उपचार प्रणालियां हैं, आप किस तरह से उसमें जानवरों की देखभाल कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे देश में अभी ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें चाहिए कि हमारे जानवर सुरक्षित रहें, हम भी सुरक्षित रहें। तो उसी श्रृंखला में ये हम सत्र लेकर आए हैं। तो ये जो सत्र है इसमें हमारे साथ आपसे बात करने के लिए आज उपस्थित हैं डॉक्टर सागर श्रॉफ, जो कि पशु चिकित्सा विभाग एनडीडीबी आनंद से जुड़े हैं हमारे साथ। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर सागर श्रॉफ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सत्र को आगे ले जाइए सर। धन्यवाद राहुल। सभी प्रतिभागियों का स्वागत है इस एनडीडीबी श्रृंखला में। तो जैसे राहुल ने बताया कि आज का जो हमारा जो विषय है वो है गांठदार त्वचा रोग, मतलब लंपी त्वचा रोग। उसको इंग्लिश में जो नाम बोला जाता है आजकल के लंपी स्किन डिजीज, है ना। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये बात करने का थोड़ा मकसद भी था, मतलब एक ऐसा वातावरण भी बना है कि ये रोग के बारे में हम बात करें और थोड़ी विस्तृत चर्चा करें, क्योंकि अभी पूरे भारत भर में ये बीमारी फैल रही है। तो काफी किसान भाइयों के प्रश्न होते हैं कुछ ना कुछ कि ये बीमारी क्या है, कहाँ से आती है, कैसे फैलती है, ये रोग के बारे में लोग इतना क्यों सोच रहे हैं, क्यों चिंतित है इस रोग को लेकर, इस बीमारी को लेकर, है ना। तो मैं आज जो 1 घंटे का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी प्रश्न है, मतलब ये इस बीमारी के बारे में जितने भी प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। लंपी स्किन डिजीज, लंपी त्वचा रोग, उसकी जनरली मैं जो बात करने वाला हूँ रोकथाम और नियंत्रण के बारे में होगा कि आने के बाद उसको रोका कैसे जा सकता है पशुओं में से, और उसका अगर नहीं हुआ है किसी गांव में या किसी पशु में तो उसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है फैलने से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे अभी ये रोग का महत्व, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि हम लोग इस रोग के बारे में ज्यादा बात क्यों करने लगे हैं, क्या है ऐसा, इस बीमारी का महत्व क्या है। तो मैंने थोड़े पॉइंट लिखे हुए हैं कि क्यों इसकी हम बातें ज्यादा करने लगे हैं आजकल। ये एक वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब कि एक पशु में से आसानी से दूसरे पशु में जा सकता है। ठीक है, और ये वायरस के कारण होने वाली है। जैसे अपना अभी जैसे भारत में और पूरे भारत दुनिया भर में जो चल रहा है कोरोना, वो भी एक वायरस है। वैसे ही ये भी एक वायरस है, ये रूप अलग है उसका। ठीक है, मतलब अलग प्रकार का एक वायरस है, एक अलग फैमिली है उसकी, लेकिन ये भी एक वायरस है। और ये वायरस का नाम है लंपी वायरस। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नया वायरस नहीं है, ये फैमिली भारत में था ही। जैसे आप पॉक्स वायरस जो जानते हो, उसी फैमिली का एक और ये एक रूप है जिसको लंपी वायरस बोला जाता है। गंभीर है, आपको पता होगा। गंभीर इसलिए कि एक पशु से आसानी से दूसरे पशु में इसका संक्रमण हो रहा है, तो संक्रामक बीमारी है, इसलिए इसको गंभीर भी बोला जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये महत्व ये है कि सीमा रेखा रोग है। सीमा रेखा रोग मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि ये एक पशु में आ गया, एक गांव में आ गया तो दूसरे गांव में नहीं जा सकता, या फिर दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, या फिर एक देश से दूसरे देश में। ये हर देश में आसानी से, मतलब वो बोलते हैं ना, एक अंतरराष्ट्रीय जो सरहद होती है वहां पे भी ये फैल सकता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। इसीलिए इसको सीमा रेखा रोग है। इसीलिए लोग चिंतित है कि भाई पास वाले देश में है तो हमारे देश में भी ये आ सकता है। तीसरा इसका एक कारण है कि ये भारत में एक उभरती हुई बीमारी है। उभरती हुई बीमारी मतलब कि ये बीमारी भारत में पहले नहीं थी। जैसे कोरोना भी भारत में नहीं था, ये बीच से ही भारत में आया है। तो सेम वे ये जो बीमारी है, ये जो लंपी वायरस है, वो 2019 से भारत में वायरस ही आया है। पहले ये भारत में ये नाम का वायरस था ही नहीं, लंपी वायरस। ये मैंने नीचे लिखा भी है कि भारत में जो पहली रिपोर्ट हुई है ये ओडिशा राज्य में हुई थी 2019 में। अगस्त 2019 में ये पहली बार ये वायरस पशुओं में देखा गया था, और फिर वहां से रिसर्च होकर पता चला था कि ये लंपी वायरस है। तो ये उभरती हुई बीमारी है। चौथा उसका कारण है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको, तेजी से फैलता है। इसका संक्रमण दर बहुत ही, मतलब 10 से 20% है। मतलब अभी के जो रिसर्च हुआ है भारत में, जो अनुसंधान हुआ है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 100 पशुओं में से 20%, जो 20 पशु है उसमें से ये आसानी से फैल सकता है। आर्थिक रूप से भी ये हानिकारक है। मृत्यु दर है 1 से 5%, मतलब हालांकि इसको कम बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर संक्रमण होता है तो भी अगर 5% के हिसाब से अब गिनो तो बहुत ज्यादा मृत्यु दर है उसका, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो आर्थिक रूप से भी ये हानिकारक है।
मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आर्थिक रूप से कैसे कैसे हानिकारक है देश के लिए और एक किसान भाई के लिए, एक पशुपालक के लिए। और उसकी असरदार दवा, मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क रखा है, उसका मतलब ये है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि इसकी असरकारक दवा क्या है, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और आपको भी ये पता होगा कि जो भी वायरस से होने वाली बीमारी है उसको दवाओं से मिटाना, मतलब दवाओं से वायरस को मारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग वायरस होते हैं, तो उतनी वायरस वाली दवाइयां अभी उपलब्ध नहीं है। जैसे इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी उदाहरण है खुरपका मुंहपका बीमारी, जो आपको शायद पता होगा कि वो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को पूछोगे कि भाई ये वायरस को मारने वाली कोई असरकारक दवा है आपके पास, तो जवाब ना भी मिल सकता है, क्योंकि वायरस को मारने की कोई असरकारक दवा नहीं है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि नया रोग है, नया वायरस है, तो इसकी कोई असरदार दवा अगर इसको पशु में आ जाया और कल दवाई दे दी, तीसरे दिन पशु ठीक हो गया, ऐसा इसमें है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए रोग का महत्व थोड़ा है, मतलब ये 4-5 पॉइंट है जो थोड़ी चिंता देने वाली बात है, कि इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना तो चाहिए। ठीक है, अभी चलो मैंने ये तो आपको बता दिया, ये किस से होता है, तो ये वायरस से होता है। लंपी नामक एक वायरस है जो 2019 से भारत में आया है। ठीक है, अब उसके मतलब होने के बाद काफी पशुपालक भाइयों के प्रश्न होते हैं कि भाई ये चलो आ गया तो हमें पता कैसे चलेगा, क्या लक्षण होते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका में भी मुंह में छाले हो जाते हैं, पैर में छाले हो जाते हैं, मुंह से लाड़ निकलती है, ये सब, दूध उत्पादन कम हो जाए, तो उसके भी, तो ये लंपी वायरस पशु में आने के बाद भी उसके कुछ लक्षण होते हैं, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये शायद लंपी वायरस हो सकता है। और कुछ लक्षण तो बहुत अच्छे हैं जिससे आपको तुरंत पता चल सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं, 7 पॉइंट, वो भी आप पढ़िए। मैं आपको बताता हूँ कि प्रभावित जो पशु होता है वो, उसको बुखार हो जाता है 2 से 3 दिन तक। जनरली क्या होता है, ये वायरस जब पशु में प्रवेश करता है तो ऐसा बोला जाता है रिपोर्ट के हिसाब के 14 दिन उसका, 7 से 14 दिन उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब शरीर में ये वायरस होने के बाद ये 7 से 14 दिन लेता है लक्षण को प्रकट करने में, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, ये लंबा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी, मतलब 7 से 14 दिन में ये लक्षण प्रकट करता है। सबसे पहला लक्षण होता है ये, पशु को 2 से 3 दिनों तक बुखार चालू होता है। वायरस पशु के शरीर में जाने के बाद 7 से 14 दिन के भीतर में बुखार आता है, और बुखार भी अच्छा वाला बुखार आता है, मतलब ऐसा नहीं कि स्लाइड पशु गर्म होता है। 41-42 डिग्री तक इसका बुखार चला जाता है पशु का, तो 2 से 3 दिनों तक होता है। फिर ये 2 से 3 दिन तक वायरस ने काम किया, बुखार आया, उसके बाद फिर वायरस की जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, क्योंकि उसका भी अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, वायरस का विकास होता है, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, 8 से 16 होते हैं, है ना। तो फिर जैसे जैसे वायरस की संख्या बढ़ती है उस हिसाब से फिर लक्षण ज्यादा प्रकट होने लगते हैं। पहले थोड़े वायरस, लोड कम है वायरस का शरीर में तो बुखार आ गया, फिर थोड़ा वायरस की संख्या बढ़ी, फिर पशु के शरीर के ऊपर 2 से 5 सेंटीमीटर की ना कठोर गांठें होती है, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, फोटो में मैंने एक गाय का फोटो रखा है, उसमें देखो वो गांठें दिख रही होगी, मतलब एक कठोर नोड्यूल होते हैं, गांठ होती है, और आपको वो बाहर से दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अगर वो सार नहीं की जाए, वायरस का लोड बढ़ता है, तो वो गांठें अंदर स्नायु और मांसपेशियों में भी फैलने लगती है। और उतना ही नहीं, ये जो गांठें होती है फिर मुंह में जाती है, मुंह से पूरी श्वसन नली जो होती है, पूरा जो श्वसन तंत्र होता है, नाक की जो पूरा रास्ता है, वहां से फेफड़े तक ये जो जो गांठें है वो फैल सकती है। फिर जो लसिका ग्रंथि होती है, पशु में अलग अलग जगह पे लसिका ग्रंथि होती है, उसमें भी वायरस जाता है, वहां उसकी स्वेलिंग हो जाए, मतलब सूजन आ जाती है लसिका ग्रंथियों में, एक ही दूसरा लक्षण है। फिर पैरों में सूजन, आप चारों पशु के अगर पैर देखो ना, तो जहाँ पे पैर की शुरुआत होती है, जहाँ पे मतलब ये जोड़े हैं, वहां पे सूजन देखने मिलती है, मतलब पैरों में सूजन आ जाती है, मतलब आपको ऐसा लगेगा एक सूजन है, पानी भरा हुआ लग रहा है आपको। ठीक है, तीसरा इसका लक्षण है, प्रभावित पशु का जो दूध उत्पादन है वो काफी कम हो जाता है, मतलब वायरस के आने के तुरंत बाद उसका दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है, एक ये भी है। चौथा उसका लक्षण है, पशु में बांझपन की समस्या हो जाती है। जैसे बांझपन की समस्या मतलब ये वायरस आ गया है, ठीक है, भले ही आपको लक्षण ना दिखाई दे रहे हो या दिखाई दे रहे हो, लेकिन पशु में बांझपन की समस्या, अगर वो गर्मी में आ रहा है तो गर्मी में भी आने में थोड़ा टाइम ले, अगर गर्मी में आने के बाद आपने मान लो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दिया है, मतलब कि कृत्रिम बीजदान करवा दिया है, गर्भधान करवा दिया है, तो बच्चा बनने में देरी हो सकती है, तो बांझपन की समस्या भी हो सकती है। फिर नॉर्मल जो लक्षण है, मुंह से लाड़ गिरना, गर्भवती जानवर कभी कभी तैरता है मतलब कि गर्भपात हो जाता है उसका, है ना, अगर पेट में बच्चा है और वायरस आ गया तो वो कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। और जो पशु का, जो से मैंने पहले पहले ही आपको बताया कि उसका मृत्यु दर 1 से 5% है, वो मृत्यु दर जनरली क्या होता है ना,
कि पशु में ये गांठें होता है, ये गांठें फिर बड़ी होती है, फिर फूट जाती है, फिर खून आने लगता है, फिर वो खून की वजह से बाहर में जो और बैक्टीरिया है और वायरस है, जीवाणु है, जो वो खून के जरिए पशु में घुसते हैं, तो और कीटाणुओं का संक्रमण बोल सकते हैं, और उसकी वजह से पशु की मृत्यु भी हो सकती है अगर सही समय पर पशु चिकित्सा उसको सारवार ना मिली तो ये सारे लक्षण है जो लंपी स्किन डिजीज यानी कि लंपी त्वचा रोग में दिखाई देते हैं। अगर ये भी आपके पशु में दिखाई देते हैं तो आप 90% तो ये बोल सकते हो कि मेरे पशुओं में भी लंपी वायरस आ चुका है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि ये रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, जो संकर गाय होती है उसमें ये अधिक होता है, मतलब ये बीमारी अधिक फैलती है। शायद आपको ही पता होगा, जहां पे अगर आपने ये डिजीज ये बीमारी अगर देखी है तो शंकर गाय में ये अधिक होता है, भैंस में ये कम दिखाई देता है। तो मैं ये बोल सकते हैं कि भैंस में जो जो ये वायरस के सामने जो लड़ने की शक्ति होगी मे बी वो ज्यादा हो सकती है, लेकिन संकर गाय में ये अधिक होता है। और उसमें भी जो पशु का जो मरने का जो मृत्यु दर है वो जनरली जो छोटे 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 जानवर है, छोटे पशु है, मतलब 1 से 2 साल 3 साल वाले, उसमें मृत्यु दर अधिक होता है, क्योंकि उसमें वायरस के सामने लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उसमें मृत्यु दर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गए उसके लक्षण। अभी पशुपालक भाई ये भी बोल सकते हैं कि भाई लक्षण तो हो गए, ठीक है, लेकिन ये आपने बोला कि ये संक्रमण भी है, संक्रामक बीमारी है, तो इसका संक्रमण कैसे हो सकता है, मतलब ये फैलता कैसे है, एक पशु से दूसरे पशु में आता कैसे है। तो यहाँ पे मैंने एक चित्र बनाया है, उसके जरिए भी आपको पता चलेगा कि ये कैसे संक्रमण होता है। यहाँ पे आप देखिए एक स्वस्थ पशु है, ठीक है, और एक बीमार पशु भी है। अब बीमार पशु को बीमारी आई कहाँ से, तो सबसे ज्यादा जो बीमारी फैलाने वाले जो 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 ऑप्शंस है, जो मतलब फैक्टर्स है, वो क्या है, वो 3 चीजें। एक किलनी है जो पशु के उस शरीर के ऊपर आपने भी देखी होगी कि जो खून चूसते रहते हैं, जो कीड़े होते हैं, हिंदी में इसको किलनी बोला जाता है ना। वो शरीर के ऊपर, पशु के शरीर के ऊपर रह के अगर पशु में वो वायरस है और उसका खून चूसते हैं तो उसके खून में जो वायरस होता है वो किलनी में आ जाता है, और वही किलनी फिर दूसरे पशु के ऊपर जाके उसका खून चूसती है। तो वो एक स्वस्थ बीमार पशु से वायरस को उठा के स्वस्थ पशु में डालती है। तो वैसे भी किलनी हो गई, मक्खी हो गई, कुछ मक्खी आपने देखी होगी, काटने वाली मक्खियां होती है जो खून चूसती है पशुओं के शरीर के ऊपर, तबेले में, मतलब जहाँ पे पशु का आवास है वहां पे ये मक्खियां रहती है, शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो ये मक्खियां भी एक पशु से स्वस्थ दूसरे पशु में बीमारी फैला सकती है। और एक मच्छर हो गए, तो मच्छर भी खून चूसते हैं, बीमार पशु से स्वस्थ पशु में फैला सकते हैं। तो मेन जो इसका रूट बोले जाए कि भाई संक्रमण कैसे होता है, तो 3 चीजें हैं, किलनी है, मक्खी है और मच्छर है। ये तीनों काटने वाले, और काटने वाले जो ये जीव जंतु है उससे ये स्वस्थ पशु में फैलता है। एक एक ये ऑप्शन होगा कि यहाँ से ये स्वस्थ पशु में आता है। दूसरा जो इसका रूट है वो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लाड़ होती है स्वस्थ पशु में, जो लाड़ खींचती है, मैंने बताया कि भाई बीमार पशु में जो लाड़ होती है, सबसे ज्यादा वायरस वो लाड़ में होता है। उसके भोजन, वो लाड़, वो जो खाना खाता है वो भोजन में लाड़ आएगी, वो जो बीमार पशु पानी पीता है उसमें भी लाड़ आएगी, वो पशु की अगर सारवार की गई है, उसकी सुई डाली गई है, मान लो पशु में इंजेक्शन दिया हुआ है तो सुई के ऊपर थोड़ा खून आ गया तो खून में वायरस है। पशु को जो मान लो पानी पिलाने वाले जो आपने साधन यूज किए हैं, जो बर्तन यूज किए हैं खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने, तो बर्तन के ऊपर भी लाड़ आ गई होगी तो उसमें भी वायरस है। फिर पशु को एक जगह से दूसरी जगह पे जब लेके जा रहे हो आप, मान लो वो पशु को बेचने जा रहे हो या एक जगह से दूसरे जगह पे उठा के लेके जा रहे हो पशु को, तो वो जो व्हीकल होता है, जो जो वाहन होता है, उसमें भी लाड़ गिरी होगी तो वहां पे भी वायरस है। और लास्ट है उसका वीर्य, अगर वो मेल है, एनिमल नर है, तो नर के वीर्य में भी ये वायरस का संक्रमण होता है, मतलब वो वीर्य में भी इसके जिंदा वायरस सिक्रेट होते हैं। तो ये 7 चीजें हैं जिससे वायरस बीमार पशु से ये सारी चीजों में आता है, और वही सारी जो चीजें हैं वो स्वस्थ पशु किसी ना किसी जरिए से स्वस्थ पशु के पास पहुंचती है। जैसे आपने कृत्रिम गर्भाधान करवा लिया या नैसर्गिक प्रजनन करवा लिया आपने बीमार पशु से जिसको ये लंपी वायरस था, तो स्वस्थ पशु में वो वायरस आ सकता है। उसका बचा हुआ खाना उसने खा लिया या उसका पानी पी लिया, उसके लाड़ के संपर्क में आ गया स्वस्थ पशु, तो ये स्वस्थ पशु में ये बीमारी फैल सकती है। ठीक है, तो स्वस्थ पशु अब बीमार हो गया, अब क्या करेगा, ये जो स्वस्थ पशु है वो चारा चरने के लिए आपने छोड़ दिया, उसको घर पे आपने बांधने नहीं रखा है, वो गांव के बाहर कहीं पे पानी पीने की जगह है जहाँ तालाब है वहां अपने पशु को छोड़ दिया, तो वहां वो स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे देखिए पशु की हेरा फेरी मैंने लिखा है,
ठीक है, हेरा फेरी मतलब एक जगह से पशु को दूसरी जगह लेके जा रहे हो, पशु खुद जा रहा है पानी पीने के लिए, चारा चरने के लिए, खाना खाने के लिए, तो वहां वो स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है, तो वैसे ही वायरस वो दूसरे पशुओं में जाता है। तो वैसा वैसा करके क्या होता है ना, एक स्वस्थ गांव होता है, अगर वहां कोई बीमार पशु आ गया तो वो स्वस्थ गांव पूरा चेपी गांव बन सकता है। वो पूरे गांव में जितने भी पशु हैं वो सारे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट बीमार पशु के कांटेक्ट में आ गया है, उसके जो ये लाड़ भोजन पानी के संपर्क में आ गया है। तीसरा, ये जो मक्खियां हैं, जो मच्छर है, जो किलनी है, जिसमें ऑलरेडी वायरस है ये, क्योंकि बीमार पशु का खून लिया है, तो ये वायरस भी, ये जो मक्खियां उड़ती रहती है, अब वो ये मक्खियां भी रिपोर्ट के अनुसार बोलते हैं कि 50 किलोमीटर दूर तक ये माखी मच्छर ये उड़ सकते हैं। तो ये 50 किलोमीटर जो दूर गांव है वहां पे भी ये माखी मच्छर जाते हैं, और वहां जो स्वस्थ गांव है, जो स्वस्थ पशु है, वहां पे ये वायरस फैलता है और वो पूरे गांव, पूरे पशुओं को संक्रमित कर देते हैं। और ये माखी मच्छर किलनी वो सारे वातावरण में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है कि बारिश की सीजन है, गर्मी की सीजन है, तो ये दो जो ऋतुएं हैं, जो ऐसी ऋतुएं हैं कि ये तीनों, किलनी को, मच्छर को, मक्खी को, ये सबको कार्य करने की क्षमता बढ़ा देते हैं, क्योंकि वातावरण में भेज होता है, सूखा वातावरण होता है, तो उसमें इसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जनरली आपने देखा होगा कि बारिश से पहले, बारिश के टाइम या जब गर्मी की शुरुआत होती है, उसमें ये बीमारी ज्यादा फैल सकती है। तो ये सारे जो रूट है, सारे ऑप्शन है जहां से ये लंपी वायरस है, वो एक बीमार पशु से दूसरे बीमार पशु में, एक संक्रमित गांव से दूसरे संक्रमित गांव में, एक संक्रमित राज्य से दूसरे स्वस्थ राज्य में, और एक संक्रमित देश से दूसरे जो स्वस्थ देश है वहां वो कैसे भी, ये जितने भी रूट है, किसी एक रूट से वो फैल सकता है। तो ये हो गया पूरा संक्रमण। ये संक्रमण जो दिख रहा है ना आपको, ये जितने भी ऑप्शन है उसको हम कहीं पे अगर रोक सकते हैं तो ही हम ये वायरस को संक्रमित होने से, मतलब स्वस्थ गांव में, स्वस्थ राज्य में और स्वस्थ देश में संक्रमित होने से बचा सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरे संक्रमण की बातें कि एक वायरस संक्रमण, वायरस का संक्रमण कैसे होता है। ठीक है, अब ये हो गया वायरस का संक्रमण, गांव में आ गया, देश में आ गया, राज्य में आ गया, पशु में आ गया। अब इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? अब नियंत्रण मैंने बता दिया आपको पहले भी कि इसके ये लक्षण होते हैं, ऐसे ऐसे इसका संक्रमण होता है। तो जनरली अगर किसी पशु में, किसी गांव में अगर ये वायरस आ चुका है, तो आप यहाँ देखिए कि प्रभावित जो पशु है, मतलब जिसमें वायरस आ चुका है, जिसमें आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उसका आवास अलग करना चाहिए, मतलब बाकी पशुओं से उसको अलग बांधना है, उसका चारा पानी सब कुछ अलग देना है, उसको बाहर चरने के लिए नहीं भेजना है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर गए चरने के लिए तो वायरस को वो साथ में लेके जा रहा है। उसके लार में वायरस है, अगर उसमें जो गांठें बन गई है ना, जो छोटी छोटी वो गांठें, अगर मान लो उसके ऊपर माखी मच्छर है, वो खून चूस रहे हैं, कभी कभी ये गांठें ना बाद में आपने देखना कि वो गांठें कभी कभी फूट जाती है, उसमें से खून आने लगता है, और वही खून दूसरे पशु भी, मान लो माखी मच्छर के थ्रू खून से फिर वायरस दूसरे पशुओं में जाएगा। तो ऐसे पशुओं का चारा पानी सब अलग करना है, उसको बाहर पानी पीने के लिए या चारा चरने के लिए भेजना नहीं है। ऐसे पशुओं की हेरा फेरी बंद करनी है, जब तक उसमें लक्षण है कम ना हो जाए, मतलब टोटली लक्षण बंद ना हो जाए, पशु स्वस्थ ना हो जाए, तब तक उसको छोड़ना नहीं है। इससे आप काफी प्रतिशत तक, काफी हद तक संक्रमण होने से बचा सकते हो। तीसरा है माखी मच्छरों से बचाव, मतलब योग्य जो कीटनाशक दवाई होती है उसका छिड़काव करना है जहाँ पे पशु हम बांधते हैं, जहाँ पे पशुओं का आवास होता है। जैसे आप अभी भी मच्छरों या मक्खी या किलने के लिए जो कीटनाशक, जो जंतुनाशक दवाइयां होती है वो आप यूज करते होंगे, तो उससे आप कर सकते हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पशु के आवास के आसपास ना पानी ना भरा जाए, क्योंकि ये मक्खी जो मच्छर होते हैं ना, चलो किलनी को तो साइड में रख दो, अभी किलने के लिए तो हम जंतुनाशक दवाई डालते रहते हैं, लेकिन ये मक्खी जो मच्छर होते हैं ना, वो उसका जो ब्रीडिंग प्लेस होता है, मतलब उसका विकास कहाँ से होता है, बच्चे अंडे कहाँ देती है, तो ये पानी जहाँ पे भरा हुआ है, हिलता हुआ पानी नहीं है, स्टेगनेंट वाटर जहाँ बोलते हैं, मतलब पानी की मूवमेंट ही नहीं है, भरा हुआ है खड्डे में, वहां इसका ब्रीडिंग प्लेस होता है, मतलब वहां वो अंडे देते हैं ये सब। तो ऐसे पशु के आसपास जहाँ पे आवास है वहां पे ऐसे पानी के गड्ढे नहीं होने, मतलब पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे मक्खी मच्छर का विकास कम होगा, तो हमारे पशुओं में वो कम आएंगे। तीसरा है प्रभावित क्षेत्रों में पशु व्यापार और पशु मेलों से बचना चाहिए। ये पॉइंट इसलिए मैंने रखा है यहाँ पे कि कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ऐसे पशुओं के हमें पता चले कि भाई गंभीर बीमारी है, संक्रमण है, दूध उत्पादन कम होता है, दवाई है नहीं, इसकी क्या करें, तो पशु को बेचने निकल जाते हैं। अब आप सोचो कि जहाँ पे
स्वस्थ पशुओं का मेला लग रहा है, पशुओं का व्यापार हो रहा है, मंडली है जहाँ पे, है ना, पशुओं की ऐसा मंडली होती है, वहां पे अगर हम ऐसे पशु लेके जाते हैं तो वहां जो स्वस्थ पशु है वहां पे आप संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हो। तो ऐसे पशुओं को पशु मेलों में या ऐसा पशुओं का पशु व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर सही में आप अपने गांव को या अपने राज्य को या अपने जिले तालुका को इस वायरस के संक्रमण से बचाना चाहते हो। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 2% फिनॉल जो घर में आसानी से मिलता है, और ये 2 to 3% मतलब 2 से 3% ब्लीचिंग पाउडर का घोल, वो भी हमारे घर में या आसपास में कहीं पे मिल जाता है। क्योंकि ऐसे जहाँ पे पशु बांधे हुए, जैसे मैंने बोला इसको अलग करो, उसका खाना पानी, मुंह में से लार गिर रही है, सबसे ज्यादा वायरस उसमें होता है। तो ऐसा जो कीटाणुनाशक जो घोल है, जैसे फिनॉल है, ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना के, तो वहां पे आप कंटिन्यूअस 20-21 दिन इसका छिड़काव करो। उससे क्या होता है कि जो लार जमीन में गिर या जमीन में जो वायरस है, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि भाई महीनों तक ये वायरस जमीन में पड़ा रहता है जिंदा, उसको पशु ना भी मिले तो भी वो जिंदा रहता है वो। तो ऐसे कीटाणुनाशक का जब आप छिड़काव करते हो तो वैसे वायरस को नाश करता है ये कीटाणुनाशक, जो जो ये स्प्रे है, ये ब्लीचिंग पाउडर है या फिनॉल है। तो जो संक्रमित पशु है जहाँ पे लक्षण है वहां पे आप ये कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, रोग नियंत्रण में नैसर्गिक प्रजनन से बचे। नैसर्गिक प्रजनन मैंने आगे भी बता दिया, क्योंकि एक अगर नर पशु में ये वायरस है तो उसके वीर्य में भी ये सीक्रेट होता है, उसके दूध में भी होता है, लाड़ में वायरस होता है, उसके आंखों में से जो आंसू निकलते हैं उसमें भी वायरस होता है, उसके वीर्य में भी वायरस होता है। तो अगर नैसर्गिक प्रजनन आप करवाते हो तो आपको पता ही नहीं है कि भाई उसके सीमेन में, उसके वीर्य में वायरस है कि नहीं है। अगर वो संक्रमित है लंपी वायरस से, उसके वीर्य में आएगा, वीर्य से वो फिर स्वस्थ मादा में, गाय भैंस में वो आ सकता है। तो ऐसे टाइम पे नैसर्गिक प्रजनन से पशुओं को मतलब बंद ही करना चाहिए। नैसर्गिक प्रजनन ऐसे भी बंद करो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको पता ही नहीं है वो जो नर है उसमें कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो रोग के नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसमें वायरस होता है, एक याद रखिए। उसके दूध में वायरस होता है, ये आप याद रखिए। उसके वीर्य में वायरस होता है, ये भी आप याद रखिए। और उसकी लाड़ में भी वायरस होता है। और उसके जो गांठें हो जाती है, अगर गांठ फूट जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो खून आता है, वहां पे भी वायरस हो सकता है। ठीक है, तो ये 6-7 चीजें हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो आप रोग का नियंत्रण स्वस्थ पशुओं में आने से कर सकते हो। ठीक है, अभी इसकी रोकथाम, चलो नियंत्रण आपने कर लिया ये सब, अब इसकी रोकथाम क्या है, मतलब होने के बाद आप क्या कर सकते हो कि रोग तो आपके पशु में आ गया। तो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। उसमें पहला पॉइंट है प्रभावी एंटीवायरल दवा नहीं है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसकी कोई प्रभावी एंटी, मतलब ये वायरस है लंपी वायरस को, उसको मारने की जो दवाई है, ऐसी कोई दवाई अभी तक इफेक्टिव दवा नहीं, मतलब असरकारक ऐसी कोई दवा नहीं है जो ये वायरस को शरीर में जाके मार सके। ठीक है, स्वस्थ गाय, तो इसका फिर रोकथाम क्या है, फिर आपने बोल दिया कि भाई दवाई तो है नहीं, क्या करें हम। तो फिर स्वस्थ गाय, उसका रोकथाम यही है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि होने के बाद आप क्या कर सकते हो। लेकिन स्वस्थ गाय भैंसों में इसका टीकाकरण, हालांकि भारत में इसका कोई टीका अभी नहीं है यही बीमारी का, मतलब यही वायरस का, लेकिन एक गोट पोक्स करके एक वायरस है जो इसी फैमिली का है, अगर उसका टीकाकरण भी अगर गाय भैंस में हम करते हैं, भारत सरकार ने भी अब तो ये दिशा निर्देश दिया है कि गोट पोक्स जो टीका है अगर वो गाय भैंस में दिया जाए, संक्रमित, वो गाय भैंस अगर संक्रमित नहीं है उससे पहले भी टीकाकरण किया जाए तो उसको हम ये लंपी वायरस से बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रभावित क्षेत्रों के आसपास टीकाकरण, क्योंकि ये क्या होता है ना, टीका हम ये सोचते हैं कि भाई मेरे पशु में वायरस आ गया है, गांठें दिख रही है, लाड़ गिर रही है, बुखार भी है, और उस टाइम टीकाकरण करवाए, तो नहीं, ऐसे टाइम ऐसे पशु में टीकाकरण नहीं करना है। ऐसे पशुओं को छोड़ के बाकी जो स्वस्थ पशु है उसमें टीकाकरण करना है, क्योंकि एक बार पशु के अंदर वायरस आ गया तो वो टीकाकरण से ज्यादा असर नहीं होती है टीकाकरण की, मतलब वो पशुओं को आप, वो वायरस को शरीर में जो आ चुका है उसको निकाल नहीं सकते हो टीकाकरण से, हाँ, लेकिन जिसमें वायरस है ही नहीं उसमें टीकाकरण करते हो तो वो वायरस को वो पशु रोक सकता है आने से। ठीक है, तो प्रभावित क्षेत्रों के आसपास ही टीकाकरण करना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में इसका टीकाकरण जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से नहीं किया जा सकता। और ये सारे टीकाकरण में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंपी स्किन डिजीज में बात कर रहा हूँ, टीकाकरण तो जहाँ पे खुर पका मुंह पका है वहां पे भी टीकाकरण तो नहीं कर सकते हो, जो स्वस्थ पशु है उसका ही टीकाकरण किया जा सकता है।
ठीक है, जैसे आपको कोरोना में भी बताया गया होगा कि भाई जिसको कोरोना है, जो लक्षण है, उसी टाइम उसका टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। लक्षण कम है, आप स्वस्थ हो चुके हो, आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, तभी आप कोरोना का टीकाकरण करवाओ। यही दिशा निर्देश था भारत सरकार का। तो सेम वे लंपी स्किन डिजीज में भी ऐसा ही है, जो स्वस्थ पशु है उसका ही टीकाकरण करना है। फिर रोकथाम के लिए तत्काल पशु चिकित्सक की सलाह ले, प्रभावित पशु का समुचित इलाज करें, क्योंकि अब जब डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर लक्षण के हिसाब से उसका सारवार करेगा। जनरली सारवार क्या होती है कि वो वायरस की वजह से बाकी कोई बैक्टीरिया जीवाणु पशु में आके वो पशु का मृत्यु ना हो जाए, उसका इलाज एक पशु चिकित्सक करेगा उसका। ठीक है, तो पशु का मृत्यु दर अगर सही से उसको सही टाइम पे अगर एक पशु चिकित्सक की सारवार मिल जाती है, तो मृत्यु दर को हम जो 1 से 5% भी बोला है वो भी हम कम कर सकते हैं। और अगर सारवार हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो डॉक्टर भी सलाह देता है कि पशु को अलग रखो, ये करो वो करो, तो संक्रमण भी हम कम कर सकते हैं स्वस्थ पशु में आने से। ठीक है, और एक और पॉइंट है बीमारी, जो बीमार पशुओं का पारंपरिक तरीके से उपचार। अभी हम एनडीडीबी ये भी हम कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी, हमारे पास दवाइयां नहीं है लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो आपने कभी देखा भी होगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ वो उपचार देखने हैं आपको, पारंपरिक तरीके से उपचार। क्योंकि ये पारंपरिक तरीके से उपचार करने से भी आप ये बीमार, जो पशु बीमार हो चुका है, उसके लक्षण को कम कर सकते हो, पशु को जल्दी रिकवर कर सकते हो, पशु को जल्दी ठीक कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है, पशु चिकित्सक तो दवाई देगा, आप दवाई से भी आप पशु चिकित्सक को भी पूछोगे। जब कोई एंटीबायोटिक दिया जाता है, एंटीबैक्टीरियल कोई दवाई दी जाती है, तो दूध उत्पादन और भी थोड़ा कम हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो पारंपरिक उपचार करने से, ये हमने आज तक देखा है कि पारंपरिक उपचार जो करते हैं उससे तो दूध उत्पादन जो कम होता है वो जनरली नहीं होता है। और पारंपरिक उपचार का दूसरा भी अच्छी बात यह है कि जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम होता है। पारंपरिक उपचार से दूसरा ये होता है कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पारंपरिक उपचार के इसका कैसे किया, उसमें आप जो जो साधन सामग्री जो देखोगे, जो आपको इस्तेमाल करने लायक जो जो पौधे लाने हैं, वो आपके आसपास ही आपके किचन से मिल जाएंगे। आपके जो घर पे जो खाना बनाने के लिए आप जो चीजें यूज करते हो, वही चीजें यूज करके आप पारंपरिक उपचार कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने इसका हमें फीडबैक भी दिया है कि ये पारंपरिक उपचार की जो पद्धति मैं आपको जो दिखाऊंगा, अगर वो यूज करते हैं तो पशुओं में सही मायने में अच्छी सारवार भी हो जाती है, बीमारी जल्दी खत्म भी हो जाती है, और दूध उत्पादन भी उनका थोड़ा बढ़ जाता है जो कम हो चुका था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आप रोकथाम के लिए। तो आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। टीकाकरण स्वस्थ पशु में, प्रभावित क्षेत्रों में के आसपास टीकाकरण करना है, एक अच्छा पशु चिकित्सक जल्द से जल्द बुलाना है, क्योंकि जितनी जल्दी उसकी सारवार होगी उतनी जल्दी पशु ठीक होगा, और उतने ही आप संक्रमण होने से बाकी पशुओं को बचा सकते हो। अगर मान लो आसपास में पशु चिकित्सक आसानी से नहीं मिल रहा है आपको, तो पारंपरिक तरीके से भी इलाज कर सकते हो। ठीक है, अभी अब पारंपरिक उपचार, अब आप पूछोगे कि हमें करना कैसे है, कहाँ करना है, तो उसके लिए आपको शायद पता होगा कि 2020 सितंबर में माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने एक एनडीडीबी का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, यदि आपके पास ऐसा कोई स्मार्टफोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर में फ्री एप्लीकेशन है, तो ई गोपाला नामक एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तकरीबन 29 बीमारियों का पारंपरिक तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, मतलब वो भी आपकी भाषा में। ये जो एप्लीकेशन है वो अभी हमने 12 भाषा में विकसित की है, मतलब आप 12 भाषा में इसको देख सकते हो, मतलब एक वीडियो है वो 12 भाषा में देख सकते हो आप। तो पूरे भारत भर में जितने भी पशुपालक है वो इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 29 बीमारियां जो पशुओं में होती है उसका आसान तरीके से पारंपरिक एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से कैसे इलाज किया जा सकता है, सब कुछ है। तो यहाँ पे आप ये देखो, मैंने पहली जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद पहली स्क्रीन कैसे दिखती है, वो ऐसे दिखती है। ई गोपाला लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पशु पोषण के बारे में जानकारी है, पशु के आधार के बारे में जानकारी है, और एक ये है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, एक ऐसा एक विभाग हमने डाला हुआ है। अगर उसके अंदर आप क्लिक करते हो तो बहुत सारी बीमारियों का लिस्ट आएगा कि भाई ये आपका थन संबंधित बीमारियां, कुछ आपको ये अन्य बीमारियां है, कुछ आपका खुरपका मुंहपका बीमारी है, तो बहुत सारी बीमारियों का लिस्ट आता है। उसमें अन्य रोग संबंधित करके एक कॉलम है, मतलब विभाग है, उसमें आप जाओगे तो ये देखिए आप, यहाँ पे बुखार है, फिर ये है, फिर ये खांसी है, उसमें लास्ट देखिए लंपी त्वचा रोग। उसमें फिर उसके सामने दो चीजें, एक पीडीएफ है, मतलब उसकी जो पारंपरिक सारवार है वो सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो, और पास में एक यूट्यूब का एक सिंबल दिया हुआ है, मतलब वीडियो का, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हिंदी में वो वीडियो आपके फोन में
चालू हो जाएगा। मतलब उसकी विधिवत क्या क्या सामग्री आपको लेनी है, सामग्री का क्या करना है, दवाई कैसे बनानी है, पशु को कैसे खिलानी है या फिर कहीं पे लगानी है तो पशु को कैसे लगानी है, पूरा वीडियो आपको दिखेगा और वो भी आपकी भाषा में। आप सभी अब हिंदी जानते हो तो आप हिंदी में, क्योंकि एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो तभी आप भाषा सिलेक्ट कर भाषा का चयन कर सकते हो कि मुझे ये भाषा में ये एप्लीकेशन चाहिए पूरी। ठीक है, तो अभी मैंने हिंदी सिलेक्ट की थी तो आपको सब कुछ हिंदी में दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है, आप पशुपालक भाइयों को मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। 29 बीमारियों का पारंपरिक तरीके से कैसे इलाज किया जा सकता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए है। पशु पोषण संबंधित भी इंफॉर्मेशन है, एक पशु को कितना चारा खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए दूध उत्पादन के हिसाब से। पशु का आधार, अगर पशु के कान में कड़ी लगी है तो उसके हिसाब से पशु का पूरा कुंडली निकाल सकते हो कि मेरे पशु के ऊपर क्या क्या हुआ है, कौन सी बीमारी लगी थी, अगर डॉक्टर ने उसका रजिस्ट्रेशन किया है तो। ठीक है, कौन सा टीका दिया था, कब दिया था, सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन में मिलती है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी लंपी त्वचा रोग की बात करेंगे। तो ये देखिए आप, ये सामग्री है, मतलब इतनी सामग्री, आप थोड़ा घबरा मत जाना कि ये बहुत सामग्री है, लेकिन आप अगर पढ़ोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये सारी सामग्री आपके घर पे ही है। आपको एक दो चीज है जो बाहर से लानी पड़ेगी, लेकिन वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए आप, बेल के पत्ते, लहसुन है, हल्दी पाउडर है, पान के पत्ते, चीराता के पत्ते। आजकल तो आपको देखता होगा मार्केट में चीराता का वो जो पाउडर है आसानी से मिल जाता है। काली मिर्च है, तुलसी है, प्याज है, गुड़ है। मतलब यही चीजें इस्तेमाल करके ये लंपी त्वचा रोग है उसकी पारंपरिक सारवार आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इसका वीडियो आप देखिए, पूरा हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। एक बार देखिए, फिर उसके बारे में हम चर्चा विस्तृत से वीडियो के बाद करते हैं। लंपी त्वचा रोग में उपचार के लिए पारंपरिक रीत। लंपी त्वचा रोग में 2 रीत का उपयोग किया जाता है। क, खिलाए जाने वाली रीत। यह रीत में 2 विधियां हैं। ख, घाव पर लगाए जाने वाली रीत। क, खिलाए जाने वाली रीत। न्यूनतम 1 घंटे के अंतराल पर बारी बारी खिलाएं। पहली विधि, इस उपचार में एक खुराक के लिए सामग्री में पान के पत्ते 10, काली मिर्च 10 ग्राम, नमक 10 ग्राम और गुड़ आवश्यकता अनुसार लें। इस खुराक को तैयार करने के लिए सभी सामग्रियों को पीसकर पेस्ट बना लें और बनाई हुई पेस्ट को गुड़ के साथ मिला के छोटे छोटे हिस्सों में पशु को खिलाएं। यह खुराक पशु को पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा बनाकर ही खिलाएं और दूसरे दिन से 2 सप्ताह तक पशु को दिन में 3 खुराक सुबह, दोपहर और शाम ताजा बनाकर खिलाएं। दूसरी विधि, लंपी त्वचा रोग में खिलाए जाने वाली 2 खुराक के लिए पारंपरिक विधि के लिए उपयोग में लेने वाली सामग्री: लहसुन 2 कलियां, धनिया 10 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी, तेज पत्ता 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पान का पत्ता 5 नंग, छोटे प्याज 2 नंग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, चिरायता के पत्ते का पाउडर 30 ग्राम, बेसिल का पत्ता 1 मुट्ठी, बेल का पत्ता 1 मुट्ठी, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी और गुड़ 100 ग्राम। लंपी त्वचा रोग में 2 खुराक के लिए बनाए जाने वाली दवाई तैयार करने की विधि में हर वक्त दवाई देने के लिए ताजा खुराक बनाएं। सामग्री को पीस कर पेस्ट बना लें और फिर इसमें गुड़ मिला लें। पहले दिन हर 3 घंटे पर ताजा खुराक बनाकर पशु को खिलाएं और दूसरे दिन से हर रोज 2 खुराक सुबह और शाम ताजा खुराक बनाकर पशु की स्थिति में सुधार आने तक हर रोज खिलाएं। लंपी त्वचा रोग में उपचार की पारंपरिक पद्धतियां। ख, घाव पर लगाए जाने वाली रीत। यदि घाव है तो सामग्री: कुप्पी का पत्ता 1 मुट्ठी,
लहसुन 10 कलियां, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी, नारियल या तिल का तेल 500 मिलीलीटर, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, मेहंदी का पत्ता 1 मुट्ठी, तुलसी का पत्ता 1 मुट्ठी। तैयार करने की विधि: सभी सामग्रियों को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें 500 मिलीलीटर नारियल या तिल का तेल डालकर उबालें और ठंडा करें। घाव को साफ करके सीधा लगा दीजिए। अगर कीड़े मौजूद हैं तो शरीफा सीधा हल्के पत्तों का या उपयुक्त नारियल तेल लगाइए। तो आप सभी ने देखा कि जो पारंपरिक तरीके से जो उपचार किया जा सकता है ये लंपी स्किन डिजीज मतलब लंपी त्वचा रोग का, वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, थोड़ी सामग्री ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये इस्तेमाल करते हो तो आपको मतलब रिजल्ट तुरंत दिखने को भी मिलेगा कि ये सारवार करने के बाद। ठीक है, थोड़ा लंबा आपको सारवार मतलब कि लगाना पड़ता है इसको, लेकिन उसके इसका जो इफेक्ट है मतलब बेनिफिट है, इसका जो लाभ है कि जो दूध उत्पादन होता है जितना कम हुआ था वो दूध उत्पादन जल्दी बढ़ जाता है पशुओं का। दूसरा ये होता है कि जो पशुओं को जो पशु चिकित्सक जो ज्यादा भी दवाई भी और कुछ दवाई डालते हैं तो वो दवा डालने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा खर्चा भी आपको कम होगा। और इसका अच्छा जो इसकी एक अच्छी जो खासियत हम बोल सकते हैं कि उसके लिए आपको पशु चिकित्सक की जरूरत नहीं है। अगर पशु चिकित्सक दूर है, ज्यादा टाइम ले रहा है आने में, तो आप ये यूज करके आपके पशु के ऊपर लगाना तो दूर की बात है। अभी लगाने में क्या है कि अगर घाव हो गया है, वो जो गांठें हो गई है वो टूट गई है, खून आने लगा है, तभी वो लगाने वाला लगाना है। लेकिन ये जो खिलाने वाला है, अगर वो खिलाते हो तो आपको तुरंत उसका लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर ये वित्तीय क्षति मतलब कि आर्थिक जो आर्थिक महत्व क्या है इस बीमारी का, मतलब लोग चिंतित क्यों है, आर्थिक तरीके से क्या इसका महत्व है बीमारी का। तो मैंने थोड़ा चित्र में बताने की कोशिश की है। आप देखिए कि एक रोगी पशु है, मतलब ये अभी हम एक ही पशु को मानते हैं कि एक पशु रोगी है, तो आर्थिक तरीके से किसान को कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है, और किसान से फिर उसके गांव को, फिर उसके जिले को, या फिर उसके राज्य को, फिर एक देश को क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो एक रोगी पशु होता है, एक तो उसका दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। अब एक पशु मान लो 1 लीटर भी दूध उत्पादन कम कर लेता है, तो अब ये बीमारी तो 2-3 हफ्ते तक तो रहने वाली है पशु में, उतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, क्योंकि वायरस है, दवाई उतनी है नहीं कि तुरंत मिट जाए वो। तो उतने दिन तक वो जो दूध उत्पादन में कमी आती है, एक वो आर्थिक नुकसान है। दूसरा आर्थिक नुकसान है इलाज का खर्चा। मतलब अब पशु में बीमारी हुई है तो पशु चिकित्सक को बोला कि इलाज तो करवाओगे, अगर आप पारंपरिक करते हो तो खर्चा कम होगा, लेकिन पशु चिकित्सक अगर आता है तो खर्चा भी होता है, तो वो एक आर्थिक नुकसान है पशुपालक को। अगर पशु गाभिन है तो पशु का गर्भपात हो जाता है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें गर्भपात भी हो जाता है वायरस आने के बाद। तो गर्भपात हो गया तो फिर अगेन आपको 9 महीने राह देखनी पड़ेगी। दूसरा, ये वायरस होने के बाद पशु में बांझपन की समस्या आती है, गर्मी में आने में टाइम लेगा, वो गर्मी में आ गया है तो बच्चा बनने में टाइम लेगा, मतलब आपको बहुत अच्छा खासा वो टाइम लेता है ये बच्चा बनने में। गर्भपात हो गया तो वो खिलाने का टाइम अलग से 9-10 महीना और खिला रहे हो पशु को, तो एक वो नुकसान है, क्योंकि उतने टाइम आप दूध नहीं ले पा रहे हो, तो एक वो एक आर्थिक तरीके से आपको नुकसान है। दूसरा, बछड़े में भी चेप आता है। क्या होता है ना कि पशु संक्रमित है, तो मैंने बताया था आपको कि उसके दूध में भी ये वायरस सीक्रेट होता है, मतलब कि स्राव होता है उसका वायरस का, तो बछड़े में भी चेप लग सकता है। तो बछड़े में भी रोग प्रतिकारक शक्ति कम रहेगी, तो जब वो बछड़ा बड़ा होगा, बछड़ी, तब उसका दूध उत्पादन भी थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जब वो छोटा था तभी वायरस आ गया था। और मैंने आपको पहले बताया कि छोटे बछड़े में, छोटे पशु में मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक आर्थिक नुकसान है। दूसरा एक आर्थिक नुकसान जो है वो चमड़ा उद्योग है। ठीक है, चमड़ा उद्योग से जो जुड़े हुए लोग हैं उसको पता होगा कि ये एक त्वचा रोग है, ये स्किन डिजीज है ये, तो चमड़े को काफी नुकसान पहुंचा जाता है। जैसे पशु को देख के भी आप देख सकते हो कि चमड़े, शरीर के ऊपर, उसकी त्वचा के ऊपर गांठें बन जाती है। तो जो चमड़ा उद्योग से संबंधित जो लोग है उसको काफी अभी नुकसान दिखाई दे रहा होगा कि पशु की चमड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो वहां पे भी एक और नुकसान है, देश को बोल सकते हैं। और एक पशु व्यापार मतलब वो पशु व्यापार गांव के बीच भी हो सकता है, जिले के बीच हो सकता है, एक राज्य के बीच हो सकता है, और देश के बीच भी हो सकता है। तो ये इसको पशु ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एनिमल ट्रेडिंग जो, तो उसमें भी, क्योंकि अभी क्या होता है ना,
भारत में आ गए। अभी जिस पशु में आप बेच रहे हो, जिस देश में, वहां वायरस ना हो तो वो पहले ही बोलेंगे भाई लंपी वाला जो वायरस है भारत में है, तो ऐसे पशु को हम नहीं खरीदेंगे। तो व्यापार वहां पे कम हो जाता है। तो मतलब ये जो 6 चीजें हैं, वहां से पशुपालक को, राज्य को और देश को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो आर्थिक तरीके से भी देखा जाए तो ये बीमारी गंभीर बोल सकते हैं, और उसके ऊपर विस्तृत से विचार विमर्श करके इसको कैसे निकाला जा सकता है, ये तो बात करनी ही चाहिए। और मैंने आपको इसके निवारण के लिए, नियंत्रण करने के लिए काफी सारी बातें बताई है, तो आप इसके ऊपर अमल कर सकते हो। सबसे अच्छा इसमें था पारंपरिक उपचार, वो भी करके आप अपने जो रोगी पशु है उसका आसानी से इलाज करके अपने स्वस्थ पशु में आने से बचा सकते हो, और रोगी पशु को जल्दी ठीक करने में आपको सहायता मिल सकती है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि किलनी, मक्खी और मच्छर, इसका आप प्रबंधन कैसे करोगे, इसका प्रकोप से आपके पशु को, पशु आवास को कैसे बचाओगे, वो आपको देखना है। जंतुनाशक घोल बनाओ। उसमें भी कई लोग ना शाम के टाइम, ये मक्खी जो मच्छर होता है ना, वो शाम के टाइम जनरली पशु के पास आते हैं, तो उस टाइम आप जो नीम के पत्ते होते हैं उसका धुआं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो जो पारंपरिक वाली है, वो भी आप पशु के आवास में इस्तेमाल करके आपके पशुओं को मक्खी और मच्छरों से बचा सकते हो। संक्रमित पशु को अलग करो, खाना पानी अलग करो उसका। और जो पशु संक्रमित नहीं है, जो गांव संक्रमित नहीं है, वो आसपास में सरकारी जो पशु चिकित्सक होता है या दूध संघ होता है, उसका कांटेक्ट करके आप ऐसे स्वस्थ पशुओं में, स्वस्थ गांव में उसका टीकाकरण करवाओ। तो ये 4-5 चीजें आप याद रखो। और एक चीज ये भी याद रखनी है कि कई लोग बोलते हैं कि मनुष्य में इसका संक्रमण होता है कि नहीं होता है। जनरली जो रिपोर्ट है, जो जो पशु स्वास्थ्य की जो एक विश्व संस्था है, वो भी बोलती है कि ये जो वायरस है वो मनुष्य में, इसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हो रही, मनुष्य में आता नहीं है। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो धन्यवाद। अभी शायद मुझे लग रहा है कि अभी प्रश्न उत्तर के लिए हम सेशन को ओपन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर श्रॉफ। मुझे आशा है कि ये सत्र में आपके जो भी संदेह थे और जो भी उपचार प्रणाली, पद्धतियां इन्होंने बताई है, वो हमारे लिए उपयोगी होंगी। तो अभी आपके सवाल जवाब के लिए अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चैट में एक भाई है, मेहुल भाई ने, उन्होंने पूछा है कि उनका एक गाय है जो 4 साल का उम्र है, उसका 9 अगस्त को उसका वैक्सीनेशन कराया था, और अभी उसको जो है हाई फीवर और माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हैं एलएसडी के। तो अभी उस गाय का देखभाल के लिए क्या किया जाए? हाँ, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका जो नियंत्रण है वो कैसे कर रहा है। मतलब आपको लगता है कि एलएसडी के सिम्टम्स है, लक्षण दिख रहे हैं, फीवर भी है ना, माइल्ड सिम्टम्स भी है, तो बिफोर वैक्सीनेशन आप ये बोल रहे हैं काउ वाज हेल्दी। तो अभी एक्चुअली क्या होता है ना, वैक्सीनेटेड आफ्टर 9 अगस्त आफ्टर वैक्सीनेशन द काउ हैज हाई फीवर। जनरली जो रसीकरण करते हैं, जो टीकाकरण करते हैं, तो कोई भी टीकाकरण करते हैं उसमें वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो थोड़ा मरा हुआ होता है। ठीक है, तो टीकाकरण के बाद 2-3 दिन तक पशु में बुखार भी आता है, दूध उत्पादन भी कम होता है। लेकिन वो अच्छी बात है कि पशु में वो टीका जाने के बाद वो टीका ने काम करना चालू किया है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बुखार आएगा पशु को 2-3 दिन, लेकिन अभी आपको लगता है कि ये लक्षण आ रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, पशु को बुखार ज्यादा टाइम लग रहा है, एलएसडी के लक्षण आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है सर कि जब पशु को आपने टीकाकरण एलएसडी का करवाया है, गोट पॉक्स का वैक्सीन जब दिलवाया है, उस टाइम में भी ये वायरस के लक्षण ना हो, लेकिन वायरस वो पशु में आ गया हो। जैसे मैंने आपको मेरे जो प्रेजेंटेशन में भी बताया कि अगर ये वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। मतलब पशु के अंदर वायरस है लेकिन लक्षण नहीं है, तो आपको ये लगे कि पशु स्वस्थ है और आपने टीकाकरण कर दिया, तो वो फिर टीकाकरण की वजह से फिर लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जनरली अगर आपके आसपास में अगर वायरस है तो अपने पशु को छोड़ दीजिए। जहां पे ये वायरस बिल्कुल नहीं है वहीं पे टीकाकरण करवाइए। ऐसी जनरली भारत सरकार का भी दिशा निर्देश है। और हाउ टू टेक केयर ऑफ द काउ, उसको अलग करिए आप, उसका पारंपरिक तरीके से इलाज करवा सकते हो आप। और अगर गांठों में अगर खून बून आने लगता है तो आप पशु चिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अगर खून आने लगा है, गांठें अगर फूट गई है, उसमें कीड़े बीड़े अगर पड़ने की संभावना है, तो पशु चिकित्सक को बुला के अच्छी सारवार करवा के वो आप पशु को ठीक करवा सकते हो। लेकिन मेरी सलाह यही है कि बाकी पशुओं को आप बचाओ, जो स्वस्थ पशु है उसका टीकाकरण करवाओ। अपने जो जो संक्रमित पशु आपको लग रहा है उसको एक ही जगह बांध के रखो, उसके पास में आप सबसे लास्ट में जाओ, उसके पास आप जब जाते हो उसके पास दोहन या दूध देते हो तो दूध दोहने के बाद अपने हाथ में साबुन से अच्छे से धो के ही आप स्वस्थ पशु के जाओ। मतलब ये 4-5 चीजें हैं वो आप करो। थोड़ा मक्खी मच्छरों का उपद्रव का
कम हो, वो भी आप थोड़ी एक्टिविटी अगर आपको लगता है कि माखी मच्छर है तो वो आप कर सकते हो उसका उपद्रव कम करने के लिए। ठीक है सर। एक सवाल और है कि ये जो गोट पॉक्स का वैक्सीन है वो कितने दिन बाद वो इफेक्टिव हो जाता है, ऐसा सवाल कर रहे हैं। ओके, वो जनरली क्या होता है ना, जो टीका होता है वो टीके की कार्य वो टीका के ऊपर होता है, पशु के ऊपर भी काम करना, मतलब पशु कैसा है। हम जनरली ये बोलते हैं ना, जब टीकाकरण हो रहा है तो पशु स्वस्थ होना चाहिए। कोई भी टीका हो, कोई भी टीका हो, ये मनुष्य की बात भी कर रहा हूं मैं और पशुओं की बात। जब भी टीका देते हो तो पशु स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि टीके की पूरी कार्य क्षमता, टीके को पूरी तरह से काम करने में 18 से 21 दिन लगते हैं। जनरली हम ये बोलते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के बाद टीके की जो काम करने की जो क्षमता होती है वो पशु में चालू होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो 2 से 3 हफ्ते तो टीका लेता है शरीर में जाने के बाद, मतलब 14 से 21 दिन के बाद टीका अपना काम पशु के शरीर में चालू करता है। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें पशु की स्थिति के ऊपर, टीका कैसा है, जैसे टीका कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये जो लंपी स्किन डिजीज का जो टीका है वो ठंडे वातावरण में रहना चाहिए। अब आपको आपके पशु को जहाँ पे लग रहा है, अब वो जो भी है जो टीका देने के लिए जो आया है वो गर्मी में लेके आया, उसके पास कोई बर्फ नहीं है, कुछ नहीं है, वो ऐसे ही धूप में लेके आया है, मतलब वो टीका काम करने लायक ही नहीं है, वो टीका टीका रहा ही नहीं है। उसको 4 से 8 डिग्री में आपको स्टोर करना था, जो आप इतनी गर्मी में लेके आ रहे हो। ठीक है, अभी तो गर्मी नहीं है, लेकिन उसको ज्यादा देर गर्मी में रखते हो तो टीके की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे टीके जब पशु में जाते हो तो वो जो कार्य क्षमता होती है टीके की 6 महीने तक सुरक्षित रखना चाहिए, वो नहीं रखेगा। दूसरा एक चीज ये भी हो सकता है कि पशु ही संक्रमित है पहले से ही, जैसे अभी मैंने आपको पहले भाई को बताया कि भाई लक्षण नहीं दिखा रहे लेकिन वायरस है पशु में, तो भी वो टीका काम थोड़ा कम करेगा। पशु के अंदर कृमि है, हम जनरली ये बोलते हैं कोई भी टीका जब पशु को देते हैं ना तो 10 से 15 दिन पहले पशु का कृमिनाश हो जाना चाहिए, क्योंकि कृमिनाश होगा तो पशु स्वस्थ होगा। कृमि के कारण वो टीके की कार्य क्षमता कम हो जाती है। हर 10 से 15 दिन पहले टीकाकरण का 10 से 15 दिन पहले पशु का कृमिनाश हो जाना चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हैं, टीके को शीत में रखना है, पशु संक्रमित नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, 10 से 15 दिन पहले कृमिनाश। अगर ये चीजों का ध्यान रखते हो तो टीके की कार्य क्षमता बढ़ती है और 2 से 3 सप्ताह में टीके का जो कार्य है वो पशु के शरीर के अंदर चालू हो जाता है। एक सवाल ये भी है कि ये वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, साइड इफेक्ट नहीं होता है जनरली। वो एक लोग हम समझते हैं कि साइड इफेक्ट, जनरली टीका देता है ना तो अब टीका के अंदर भी मरा हुआ वायरस है, आधा जिंदा वायरस है, बैक्टीरिया ही होता है जिससे ये बीमारी फैलती है, वही वायरस या वही बैक्टीरिया होता है। अब टीका जब शरीर में जाता है तो अपना काम चालू करता है, लेकिन शरीर के लिए तो वो भी एक बाहर की चीज है जो शरीर में गई है, वो पशु के शरीर में गई हो या इंसानों के शरीर में गई हो, है ना। तो उससे क्या होता है कि 2-3 दिन तक पशु बीमार इन द सेंस कि थोड़ा उसको बुखार आ रहा है, पशु दूध देना कम भी कर रहा है, थोड़ा चारा पानी भी वो कम कर देता है, लेकिन वो साइड इफेक्ट नहीं है, वो अच्छी चीज है। वो जब पशु में होती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि टीका ने अब अपना काम करना चालू कर दिया है और टीका सही था और अपना काम अंदर चालू कर रहा है। तो ऐसी कोई साइड इफेक्ट टीका की नहीं हो। सर हेलो सर, ये बताते हैं ना कि जुगलर वेन से 20 ml ब्लड निकालते हैं और दोनों तरफ की जुगलर वेन में 10 ml लगाते हैं। हॉस्पिटल प्रैक्टिस में बताइए हमें ये चीज। जी मैडम आप तो सर ये क्या? हाँ सर जी, चलो अच्छी बात है। लेकिन देखो ये ना एक फार्मर फोरम है, ये जो सत्र हमने रखा है वो किसानों के लिए रखा है, पशुपालकों के लिए रखा है। तो ये चीजें जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि वेटनरियन के लिए अच्छी है कि उसको ऑटो इम्यूनिटी देनी चाहिए ब्लड देके, ठीक है, ऐसी गाइडलाइन आप कर सकते हो, लेकिन ये चर्चा ना हम किसानों के सामने थोड़ा बंद रखे तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसानों को ऐसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि भाई आप जुगुलर वेन से ब्लड निकालो और यहाँ पे दो। कभी कभी उनसे गलती हो गई तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है, वो आपको भी पता है। ठीक है, तो ऐसी चीजें अगर गाइडलाइन है, अगर जी मैडम नहीं सर, तो ये इफेक्टिव है क्या, मतलब होता है इससे? देखो मैडम, प्रैक्टिस तो करते हैं, अब आप फील्ड वेटरियन हो तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या लगता है, आपको आपने ट्राई किया है कभी? ट्राई नहीं किया सर, हमें बताया गया है कि जैसे है ना जो इफेक्टिव काउस है ना तो उनमें ब्लड निकालते हैं जुगुलर वेन से और 10 ml दोनों जुगुलर वेन में लगाते हैं, तो ऐसे पूछते इफेक्टिव है या नहीं है? मैडम वो ऑटो इम्यूनिटी बात है, वहाँ पे आप जो लेते हो वो रेडीमेड उसको एंटीबॉडी मिल जाती है। ठीक है, जहाँ से आप ब्लड निकाल रहे हो इसमें एंटीबॉडी बनी हुई होंगी, तो जब आप बाकी पशुओं में डालते हो तो मे बी वो एंटीबॉडी है, एंटीजन वायरस वगैरह है, न्यूट्रलाइज करेगा, तो मे बी ऑटो इम्यून डिजीज का जैसे मैकेनिज्म है वैसे इसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन ये
एक रिसर्च का सब्जेक्ट है मैडम। अगर आपको लगता है कि ये करने के बाद एनिमल ठीक हो रहा है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, है ना। सर थैंक यू। तो अभी फोरम में मैं आपको नहीं बता सकता कि इतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, लेकिन ठीक है, गाइडलाइन है। गुजरात में भी ऐसी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने दी हुई है कि अगर आप ऐसा करते हो तो एनिमल को डेफिनेटली बेनिफिट तो होता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट हो रहा है, एनिमल जल्दी रिकवर हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट, नो इश्यू मैडम। ओके सर थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई हाँ पशु जी। चिकित्सक है ना, कई पशु चिकित्सक ऐसा बोलते हैं कि जो आपका गाय है ना, गाभिन है ना, तो 1-2 महीने हो जाए तो टीकाकरण नहीं लगवाना है। कई पशु चिकित्सक ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने हो गए अब टीकाकरण नहीं लगवाना है। तो ये प्रॉपर गाभिन पशु को कितने दिन के बाद पशु हम टीकाकरण कर सकते हैं? कारण कि मेरे यहाँ भी जो टीकाकरण लगाने के आए थे ना, एक पशु चिकित्सक ने बोला कि कितना माह हुआ, मेरे 2 गिर गाय है बराबर, तो उसने बोला कि आज के 3 महीने हो गए अब नहीं लगा सकते। दूसरे बाद मैंने सोचा मैं माही डेयरी का सभ्य और मैंने वहां बोला तो वहां से बोला कि 6 महीने के बाद नहीं लगा सकते। तो प्रॉपर जो गाभिन क्या कितने दिन हुए, माह हुए, तब हम टीकाकरण लगवा सकते हैं सर? देखो सर, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। किसान भाइयों को, पशुपालकों को अच्छे से ये डॉक्टर साहब को तो बताओ, काम में आएगा। 2 बजने हो भी जाए टाइम। जी सर, पहले मैं इनका जो टीकाकरण का है उसका उत्तर दे दूं। सर, उसमें आजकल जितने भी टीके बाजार में मिलते हैं ना, जनरली वो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। ठीक है, मतलब आप टीकाकरण के बारे में आप डिटेल में भी वायल के ऊपर पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि ये प्रेगनेंसी सेफ है। मतलब प्रेग्नेंट गाभिन पशुओं को भी ये टीके दिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ पशु चिकित्सक, जैसे आपने बोला कि ये बोलते हैं वो बोलते हैं, जनरली क्या होता है सर, मैं आपको मतलब फील्ड की बात बताऊं, उनको भी पता होता है कि प्रेग्नेंट पशु में टीका दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम जनरली होता नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेग्नेंट पशु है, टीका देने के समय मान लो अच्छे से पशुपालक ने पकड़ा नहीं है, पशु गिर गया है, उसके पेट में बच्चा है और बच्चे को चोट लगी और वो चोट की वजह से बच्चे का एबॉर्शन हो गया, मतलब पशु का एबॉर्शन हो गया। लेकिन आपको ब्लेम दोगे वो पशु चिकित्सक को ही कि भाई तूने एबॉर्शन हो गया। तो पशु चिकित्सक ये सारी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे ना, क्योंकि वो गलती उसकी तो है ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए पशु चिकित्सक जनरली मना कर देते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं सर कि 8 महीने तक का की अगर गाभिन है पशु, तो उसको टीका दिया जा सकता है। शर्त एक ही होती है कि पशु को सही तरह से पकड़ा जाए टीका देने के समय। ठीक है सर। और दूसरी बात ये सर, ये नई बीमारी है, ये जो टीका आप जो लगा रहे हो ना, ये इसका टीका नहीं है, ये गोट पोक्स करके एक बीमारी है, उसका टीका है ये। ठीक है सर, आप म्यूट हो, आप माइक ऑन कीजिए सर। सर यहाँ जो मेन प्रॉब्लम ये है, जो मैं जे विस्तार में रहता हूँ, कि यहाँ जो पशुपालक है ना, वो किसी को भी, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर, हायर सेकेंडरी में टीचर हूँ, मेरे 5-8-10 भैंस है और 2 गिर गाय है। लेकिन यहाँ जो हमारा जो विस्तार है ना, उसको प्रॉपर पता ही नहीं है पशुपालक को कि कब लगाना है, बराबर। यदि आपकी मर्जी और आपको हो सके तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक परिपत्र ऐसा करवा दीजिए कि कोई भी गाभिन पशु है, गाय हो या भैंस हो, वो टीका लगवा सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर यहाँ पशु चिकित्सक को ही मालूम नहीं है सर, बात यह है। मेरा प्रश्न यही है। नहीं सर, मालूम तो होता है, लेकिन मैंने आपको एक कारण बताया ना कि इतने मास में अगर वैक्सीन करना है और कहीं पे गाभिन पशु में एबॉर्शन हो जाता है, और हम किसान भाई क्या होते हैं ना कि एक नेगेटिव चीज को ज्यादा पकड़ लेते हैं सर, उसकी पॉजिटिव साइड को हम बहुत कम देखते हैं। नेगेटिव न्यूज फैल जाती है ना, वही इश्यू है। तो पशु चिकित्सक भी थोड़ा ऐसे टाइम पे, लेकिन मैंने आपको बताया सर, आजकल के जो टीके होते हैं वो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं और आप करवा सकते हो। शर्त एक ही है, टीका लगाने के टाइम पशु अच्छे से खड़ा हो, उसको पशुपालक की जिम्मेदारी है, पशु को अच्छे से वो तो हमारी जिम्मेदारी है। बाकी 7 महीने तक अगर देखा जाए, वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि पशुपालक के पास पशु चिकित्सक गए, वो बोलता है साहब वो मेरा पशु खड़ा है, वहां जाकर टीका दे दो। अब बेचारा अकेला पशुपालक वैक्सीन, तो ये सारी चीजें हैं, वो पशुपालक की जिम्मेदारी होनी चाहिए जो पशु चिकित्सक निभाता है। तो थोड़ी पशुपालक की भी जिम्मेदारी है ना। लेकिन सर टीके जनरली आजकल जितने टीके हैं वो सारे प्रेगनेंसी सेफ है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, ओके, धन्यवाद सर। एक ऑनलाइन एक सवाल आया है कि गऊ अगर हीट में हो और उस समय वायरस का संक्रमण हो जाए तो उस समय बीजदान करना सही है या गलत?
सर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर वायरस का संक्रमण पशु में होता है तो रिपोर्ट ऐसा बोलती है कि बांझपन की समस्या हो सकती है, मतलब बच्चा बनने में जो अंदर गर्मी में आ गई है, फिर आपने एआई करवाया है तो वो जो बच्चा बनता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें टाइम लग सकता है वायरस की वजह, क्योंकि पशु पशु जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, मतलब बाकी जीवाणु का प्रकोप का भी असर उसके ऊपर होने लगता है। ठीक है, वो खाना थोड़ा कम कर देगा। अब खाना पीना थोड़ा कम कर देता है तो जो न्यूट्रिशन जो गर्भाशय को मिलना चाहिए बच्चा बनने के लिए वो मिलता नहीं है, तो उसमें थोड़ी देर लग सकती है। मैं आपको इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल बताऊं मैं कि हाल ही में मैंने एक फील्ड विजिट किया था गुजरात में, तो वो भाई साहब ने बताया था, उसकी जिसका गाय का मैंने फोटो भी रखा है मेरे प्रेजेंटेशन में, तो बोल रहा था पिछले साल इसी गाय को लंपी स्किन हुआ था। उस टाइम वो गाभिन थी, लंपी स्किन हुआ, गाभिन थी, एबॉर्शन हो गया, दूसरा साल आया, अभी मैं गया तो दूसरा साल था, इस बार भी वो पशु को लंपी स्किन हो गया और ये पूरे 1 साल में 2 महीने पहले ही वो गाभिन हुआ है। मतलब 8 महीने तक, 8 से 10 महीने तक तो वो गाभिन ही नहीं हुआ वो, क्योंकि उसमें वायरस था, रोगी था वो पशु। ठीक है, वायरस का प्रकोप नहीं दिख रहा था, लेकिन बांझपन की समस्या वो लंबे समय तक रही। वो पशु गर्मी में नहीं आया, गर्मी में आने के बाद भी उसको 2 महीने लगे गर्भाशय को विकसित होने में और बच्चा को बनने के लिए। तो यदि पशु संक्रमित है तो रिपोर्ट के अनुसार हम ये बोल सकते हैं उसमें बांझपन की समस्या हो सकती है, गर्मी में आने के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर गर्मी में आने के बाद अगर आप एआई करवाते हो तो बच्चा बनने में भी टाइम लेगी, वो मतलब वो रिपीट होती रहती है, वो रिपीट होती रहती है। रिपीट होने का कारण एक ही है कि खाना थोड़ा कम हो जाता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एनिमल हो जाता है, रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, तो इसीलिए गर्भाशय का उतना अच्छे से विकास नहीं होता है जो टाइम लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप एआई करवाते हो तो चांसेस थोड़े कम है बच्चा बनने में, अगर पशु संक्रमित है तो। हाँ सर, विनोद विष्णु बोल रहा हूँ मैं। सर जी जी, जैसे हमारे क्षेत्र में गायों में तो ये बहुत ज्यादा लंपी स्किन फैल चुका है, और ये जी सर सर। कह रहे हैं डॉक्टर साहब भाई वो इंजेक्शन लगाना है, तो जैसे भैंस है तो उनका इंजेक्शन लग सकता है क्या? उनमें भी इसकी कोई संभावना है क्या इस बीमारी फैलने की? भैंसों में भी, हमारे क्षेत्र में भैंस के भी बहुत पशु है, बुफेलो जैसे है, वो भी हमारे क्षेत्र में बहुत है लोगों के पास। और गाय में तो ओके, बहुत ज्यादा है, हर घर में 4-4, 5-5, 4-4, 5-5 को हो रखी है, रोज भी है, मृत्यु दर भी राइट, काफी है। तो इसके ओके बारे में थोड़ा ओके। बताइए आप, भैंस अगर बच सके तो। मतलब क्या जानना क्या है, मतलब समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। भैंस में कम होता है ये मैंने आपको बताया कि भैंसों में ये वायरस का प्रकोप तो होता है लेकिन लक्षण बहुत कम है, और अभी तक का जो रिपोर्ट है वो भैंसों में इसकी बीमारी कम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गायों में तो फैल चुकी है, अब जो भैंस है हमारे क्षेत्र में, उस भैंसों के वैक्सीनेशन करवाएं क्या? वैक्सीनेशन भैंसों में हो सकती है क्या, जिससे आने वाले जी समय सर, में उसकी संभावनाएं कम हो जाए? राइट राइट सर। ये जो टीका है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये टीका है ना, वो गोट पॉक्स वैक्सीन है, मतलब एक और वायरस का है, लेकिन ये वायरस ऐसा है कि लंपी स्किन के वायरस के सामने भी ये रक्षण देता है ये। तो आप हम्म। निश्चिंत होके बफेलो में भी, भैंसों में इसका वैक्सीनेशन टीकाकरण करवा सकते हो। शर्त यहाँ पे एक ही है कि वो जो भैंस है, बफेलो है, वो संक्रमित नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें लक्षण नहीं है, तो आप भैंसों में इसका टीकाकरण कर सकते हो। और भारत सरकार की भी एक सर गाइडलाइन है, अगर आपके प्रदेश में कोई सरकारी पशु चिकित्सक है तो उसको भी पूछ सकते हो कि भारत सरकार की भी एक ऐसी गाइडलाइन है कि जो भेड़ बकरियों में जितना डोज रेट है वही डोज रेट आप गाय भैंस में भी दे सकते हो, और उसको भी आप ये आने वाली बीमारी से बचा सकते हो। सर जी, जयदीप बाराड़ भाई, आपका सवाल हाँ तो सर। पूछिए जयदीप भाई। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले महीने 20 तारीख को मैंने वैक्सीनेशन करवा दिया था, जी और एक को छोड़कर जो आखिरी महीने नवंबर महीने प्रेग्नेंट थी। जी। लेकिन दिक्कत अभी ये है, शायद मॉनसून की वजह से हो, कि धीरे धीरे एक के बाद वो शरीर के स्नायु टाइट हो जाता है ना, खड़े होने में दिक्कत होती है, खाना बना बंद कर दिया। ये दिक्कत वैक्सीनेशन ओके। की वजह से आ रही है या कोई वायरल डिसीज है? ना सर, ये वैक्सीन आपने कब करवाया और ये देखने कब मिला ये लास्ट आपको? 20 जुलाई को। 20 जुलाई। और अभी आप जो लक्षण बोल रहे हैं वो कब के हैं, कब से दिखने लगे आपको? तकरीबन एक हफ्ते पहले शुरू हुए हैं। जी जी। अगर सर वैक्सीन की वजह से होता नहीं एक है छोड़कर एक। हाँ? जी, अगर वैक्सीन नहीं की नहीं, वजह मैं से, हाँ नहीं कह रहा हूँ वैक्सीन की वजह से, राइट ये कोई राइट और राइट। डिसीज है, ये मॉनसून लगातार है, इसकी वजह से वायरल डिसीज हो। हाँ। नहीं हो सकता है सर, ये तो इसलिए तो क्या है, पशु चिकित्सक जब पशु को देखेगा तभी पता चलेगा, मतलब वो अच्छा, प्रश्न से इसकी थोड़ा वजह से तो मुश्किल नहीं है। है ना? ना ना ना, जब संदर्भ सर क्या होता है ना, तो वैक्सीन की वजह से अगर होना है ना तो 2-3 हाँ। मैक्सिमम 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है सर।
क्योंकि वैक्सीन अपना काम करने में, जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 हफ्ता लेता है, लेकिन जो बुखार आता है, दूध कम करना है, खाना पीना वो 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम होता है, उसके बाद पशु नॉर्मल हो जाता है सर। तो आप जो बोल रहे हो वैक्सीन की वजह से ना हो, मे बी और कोई बीमारी हो सकती है, मे बी सर, है ना। तो ओके, अच्छे से पशु और चिकित्सक को आप बताइए सर। हाँ जी जी सर। ओके, और बियान में 1 महीना नहीं हुआ था, उसको हाँ। वैक्सीनेशन किया था, ओके, और उसको एक को दिक्कत आई थी, एक ही को दिक्कत आई थी, तो वो कैसी वैक्सीन दिक्कत की थी? वजह से उसको भी कुछ और होगा, क्योंकि मैं एक गाय को मैंने नहीं दिया था, वो बियाने वाली है, तो सोच हाँ रहा हूँ बियाने के बाद उसको वैक्सीनेशन कर दूं, या अभी थोड़ी दिन के बाद करूं। ठीक है, नहीं नहीं, आपको जैसा लगता है सर, जैसे वैक्सीन से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेग्नेंट एनिमल में सर। अच्छा। हम ये बोलते हैं 8 महीने का वैक्सीन करवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है जी सर। नहीं, 8 ठीक महीने है, वाले के सबको करवा दिया था, आखिरी उसको 9वें उसको कोई, महीने में नहीं हाँ नहीं, उसको कोई ठीक है, दिक्कत, किसी को कोई राइट, दिक्कत नहीं हुई थी। बस देखो, बाकी पशुपालक भाइयों को मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो प्रश्न आया था कि गाभिन पशुओं में आप करवा सकते हो, ये आपको, ये जयदीप भाई आपको बता रहे हैं कि उन्होंने 8 महीने में भी वैक्सीन करवाया है, कोई पशु में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो वैक्सीन का और गाभिन पशु का कोई संबंध नहीं है। आजकल जितने भी टीके हैं सारे प्रेगनेंसी सेफ होते हैं, मतलब गाभिन पशुओं में भी आप दे सकते हो। तो जयदीप भाई, अगर आपको लगता है कि कोई और लगता है तो आप पशु चिकित्सक को दिखाइए, वो एक जो पशु जो आपको लग रहा है थोड़ा, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम चल रहा है, मे बी वायरस भी हो सकता है, और आप स्नायु का जो बोल रहे हो ना कि थोड़ी जकड़ सी गई है, तो अकड़न मे बी से। कोई, हाँ, तो वो मे बी थोड़ी वायरल टाइप बीमारी हो सकती है कुछ, है ना। तो आप पशु चिकित्सक को दिखाइए सर जरा, ठीक है, वो लक्षण देख के वो ज्यादा बता पाएंगे आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी सर, जैसे बताइए कोई बताइए। जैसे लंपी से पशु ग्रसित है, उसका दूध पीने से कोई मतलब कोई नुकसान है क्या? अच्छा प्रश्न है सर। उसका दूध, अब उसमें 2 ऑप्शन है, बिना उबाला हुआ कि उबाला हुआ दूध। ठीक है, देखो मैंने आपको ये बात बता दी कि जो वायरस है वो दूध में तो आता ही है, अगर पशु संक्रमित है तो उसके दूध में वायरस का संक्रमण होता है। ठीक है, अब ये दूध जो है, मैंने आपको एक लास्ट मेरी जो स्लाइड थी कि वो बच्चे में भी आता है, तो बच्चे में दूध से आता है, मतलब संक्रमित गाय भैंस का दूध अगर बच्चा, वो तो बिना उबला हुआ ही पिएगा वो डायरेक्ट, तो वो संक्रमण बच्चे में हो सकता है। अब रही इंसानों की बात, तो दूध जब हम पीते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम दूध को उबाले बिना ना पिए, कच्चा दूध कभी पीना नहीं है। और दूध को अगर आप उबालते हो, मतलब 2-3 बार उबालते हो, तो 100 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाए, बैक्टीरिया वो जनरली मर जाते हैं, 99% वायरस बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ऐसा दूध पीने से कोई नुकसान नहीं होता है सर। ठीक है, तो दूध पियो, लेकिन उबाला हुआ दूध पियो, ऐसी संक्रमित गाय भैंस का। हाँ जी, और किसी का सवाल है? गुलाब सिंह जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका सवाल है तो पूछिए। और किसी का कोई सवाल है तो माइक ऑन करके बात करिए। हाँ, रंजीत भाई बोलिए। सर। जी सर। सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं ना जो डॉक्टर्स, जी सर, वो टीकाकरण करने आते हैं, वो और जो गवर्नमेंट का डोज है ओलंपिक का, हाँ हाँ, दोनों सेम आता है या अलग अलग आता है? ओके सर। ये जो टीका है ना सर, एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो डेयरीज एंड फिशरीज का जो पशुपालन विभाग जो है, उन्होंने ही गाइडलाइन दी है कि जो भेड़ बकरियों में जो टीका लगता है गोट पॉक्स का 1 ml का डोज है, सेम डोज आप गाय भैंस में दे सकते हो, है ना। तो उसका डोज रेट में कोई फर्क नहीं है सर, गाय भैंस में भी 1 ml डोज ही दिया जाता है गाइडलाइन के हिसाब से। तो वो टेस्टिंग 2-3 लैब ने किया है, जो वैक्सीन लैब में लाने के बाद टेस्ट करने के बाद जो देते हैं कि भाई 1 ml वायरस में इतना, 1 ml जो वैक्सीन है उस मतलब जो टीका है उसमें इतना वायरस का डोज होना चाहिए। तो आजकल 2-3 जो कंपनी है जो ये जो वैक्सीन बनाती है, उसमें वायरस का लोड उतना होता है और 1 ml में काम चल जाता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है सर। तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिशनर आए या गवर्नमेंट आए, जनरली 1 ml ही डोज देंगे गाय भैंस में, वो सर उससे काम होता है सर अभी। हाँ जी, और किसी का सवाल है तो माइक ऑन करके पूछिए। सर, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमारे यहाँ जो कोई भी टीका लगाने के लिए आता है, बराबर, वो वैक्सीन लेके, जी सर, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन मैंने कई बार वर्तमान पत्र में पढ़ा है कि जो वैक्सीन है ना, वो उसकी तरह दूसरा टीका लगाते हैं। तो हम पशुपालक कैसे जांच कर सके कि वैक्सीन ये असली है? ऐसा कोई सिंबल है इस वैक्सीन पर? सर, हमारे यहाँ एक बार वर्तमान पत्र में छपा हुआ है, बराबर, न्यूज आई थी, मैंने पढ़ी थी।
तो यार मेरे हिसाब से मैं बात ये करना चाहता हूँ, मैंने प्राइवेट वाले को बोला कि चलो मेरे गाय को टीकाकरण लगाओ, वो वैक्सीन असली या नकली, हम इसका कोई सिंबल हो सकता है इसकी शीशी पर? सिंबल नहीं सर, सिंबल नहीं, पता नहीं। अब आपका प्रश्न भी थोड़ा डिफिकल्ट है भी और नहीं भी। वो वैक्सीन असली है नकली है वो तो डिपेंड है सर, लेकिन आप एटलीस्ट पशु चिकित्सक अगर आ रहा है या कोई भी और आता है, क्योंकि हर जगह पशु चिकित्सक नहीं पहुंच पाता है सर, भारत में उतने पशु चिकित्सक नहीं है, ठीक है सर। तो हाँ, कोई वैक्सीनेटर आता है जो भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने जो नियुक्त किया हो, तो आप वो वायल देख सकते हो। जनरली सर गोट पॉक्स की जो वायल होती है ना, हाँ बाबू, मैं वही बोल रहा हूँ सर, जो वायल है ना वो, हाँ वो वायल वो असली है नकली कैसे बोल सकते हैं हम? असली नकली का मुझे डाउट है वो कैसे होगी, लेकिन सर उसके ऊपर देखो, एक तो कंपनी लिखी हुई होगी सर, IIL हो सकती है या हैस्टर हो सकती है या कोई और कंपनी, और उसके ऊपर ये तो लिखा हुआ होगा सर गोट पॉक्स वैक्सीन है, इतना तो लिखा हुआ होगा सर। अगर आप वायरस नहीं मैं तो जाता हूँ, लेकिन दूसरे पशुपालक जो है ना, वो किसी को भी ये प्रश्न होगा, उसके मन में भी डाउट होगा, बराबर? नहीं, जो वैक्सीन आती है सर उसके ऊपर 100 ml का वो वायल आता है जनरली, ठीक है। मतलब एक वायल में से 100 पशुओं में टीका लगता है, 1 ml का डोज है, 100 ml का आता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है सर गोट पॉक्स वैक्सीन ऐसा, तो उतना तो कंफर्म वो वायल तो आप देख सकते हो कि भैया गोट पॉक्स वही बात है सर। थैंक यू सर। जी सर। तो हमारी गाय को एक लंपी हुआ है, 2-3 दिन से खाना पीना बंद कर दिया है। जी सर। और 2 बार डॉक्टर को बुलाया है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, मतलब ये लंपी स्किन ही हुआ है? हाँ, लंपी स्किन ही है। तो सर 2-3 दिन में, मैंने आपको बताया ये वायरस की बीमारी है सर, 2-3 दिन में वैसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बीमारी जाते जाते 2-3 हफ्ते ले लेती है सर, ठीक है। तो 2-3 दिन में कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं सर, आपको यही ध्यान रखना है। जी सर जी। उसका दूध भी कम कर दिया है। मैंने 6 लीटर देती है, वहाँ 1 ही लीटर दिया। मैंने वही बोला सर कि दूध उत्पादन ड्रास्टिकली कम हो जाता है इसका, वायरस की वजह से खाना पीना कम कर देता है। आप जो मैंने आपको पारंपरिक उपचार बताया वो आप ट्राई करो घर पे सर, ई गोपाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके। दूसरा, वो पशु को अलग मारो आप। अगर आपको लगता है कि गाय टूट गई है, खून आने लगा है, तो पशु चिकित्सक को आप सलाह ले, वो कुछ और दवाइयां दे, उसको घाव को, मतलब जो खून आने लगा है उसको सूखा दे, तो और कोई बैक्टीरिया कोई जीवाणु का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है सर। बाकी 1-2 दिन में ये पशु ठीक होने वाला नहीं है, ये कंफर्म है सर। कितनी भी दवाई आप कर लो तो उसको 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, ठीक है। लेकिन पशु को थोड़ा सेफ रखने के लिए पारंपरिक उपचार कर सकते हो, ठीक है सर। जी, और किसी का सवाल है तो पूछिए। हाँ जी, हेलो जी सर। हाँ, विजय सिंह जी बोलिए। एक गाय संक्रमित हो चुकी है, उस हाँ जी 7 महीने की गाभिन है वो, तो जी सर उसको गर्भपात नहीं हो, इसलिए उसको क्या दें ताकि उसका गर्भपात नहीं हो? संक्रमित तो हो चुकी है वो। ओके सर, संक्रमित हो चुकी है ना, तो अब गर्भपात ना हो इसके लिए कोई दवाई नहीं है सर। अच्छा। है ना। अब वायरस जो है वो अपना काम तो करेगा सर अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, गर्भपात ना हो उसके लिए अब दूसरी चीजें हैं कि उसका खाना पीना थोड़ा अच्छा करो, क्योंकि आप कितने महीने बाकी है अभी सर? महीने बाकी है सर। 3 महीने? हाँ, उसने खाना पीना भी छोड़ रखा है सर। नहीं सर, वो धीरे धीरे खाना पीना देखो, उसका थोड़ा इलाज करो, उसमें पारंपरिक तरीके से इलाज करो, क्योंकि गाभिन पशुओं में कुछ दवाइयां भी नहीं दी जाती है सर, कुछ एंटीबायोटिक भी पशुओं में नहीं दी जाती है, गाभिन होती है सब, है ना। तो आप पारंपरिक तरीके से उपचार करो उसका सर, थोड़ा अच्छा मिनरल मिक्सचर पाउडर ये सब खिलाओ उसको, तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, तो मे भी। और हर केस में सर गर्भपात हो जाए ऐसा नहीं होता है सर। अच्छा। है ना, हर केस में गर्भपात हो जाए ऐसा नहीं है, केसेस है ऐसे बोला जाता है कि अगर है तो गर्भपात होने की संभावना है सर। सर पारंपरिक इलाज तो बताया क्या आपने? मैं थोड़ा लेट जुड़ा था। ओके, आप लेट जुड़े थे। ओके नहीं सर, पारंपरिक इलाज हमने बताया है इसका। आप एप्लीकेशन, एक ई गोपाला एप्लीकेशन है, आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए, हिंदी भाषा का चयन कीजिए उसमें, और उसमें ये गांठेदार लंपी त्वचा रोग के बारे में विस्तृत में आपको वीडियो में दिखाया गया है कि आपको क्या क्या लेना है, कैसे खिलाना है, सब कुछ है सर। और ये चैट बॉक्स में आप देखोगे ना, तो उसकी लिंक, वीडियो की लिंक यूट्यूब की दी गई है सर। अच्छा। आप चैट बॉक्स में देखिए, इसकी यूट्यूब की इथनोवेटरी फॉर्मुलेशन फॉर लंपी स्किन डिजीज, उसका यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, तो आप वो देखिए सर, और उसके हिसाब से आप इलाज करवा सकते हो सर। और डेयरी फार्म में क्या हमारे 30 गायें हैं सर, वो सभी शायद लगता है संक्रमित होगी, उनमें कोई तो है और कोई नहीं। हाँ
ओके, वो आप पता नहीं लगा सकते सर अभी, क्योंकि कुछ पशुओं में लक्षण दिखाई देंगे, कुछ में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें वायरस का लोड उतना नहीं बढ़ा होगा, वो इंक्यूबेशन में होगा अभी। वायरस की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उस हिसाब से फिर वो लक्षण दिखाना चालू करेंगे वो, है ना। तो बेहतर यही है सर, आप पारंपरिक वाला करवाइए, और आपको लगता है कि जितने पशु स्वस्थ दिख रहे हैं, ठीक है सर, उसमें आप वैक्सीनेशन भी अगर गोट पॉक्स का मिल जाता है तो बाकी पशुओं को स्वस्थ है उसको अलग करके वो वैक्सीन करवा सकते हो सर। ठीक है सर। जी सर, जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं सभी प्रतिभागियों की तरफ से मैं डॉक्टर सागर श्रॉफ का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना समय निकाल के आपको इतनी विस्तृत रूप से पूरे इस विषय के बारे में, क्योंकि ये नई बीमारी है और किसानों को अभी पता नहीं है कि क्या करना है, तो हम अपने स्तर पे जो कर सकते हैं उसके बारे में काफी विस्तृत जानकारी डॉक्टर सागर श्रॉफ ने हम सबके साथ साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही मैं हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों का भी स्वागत करूंगा कि आप लोग इतने देर तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।